नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे फेसबुक में फेक न्यूज़ के बारे में। देखिए, फेसबुक में फेक न्यूज़ फैलती है, ये हम लोग बहुत साल से सुन रहे हैं और ये भी बहुत साल से सुन रहे हैं कि कहीं ना कहीं फेसबुक की जो एल्गोरिदम है वो इस फेक न्यूज़ को प्रमोट करती है। फेक न्यूज़ की वजह से बहुत से कांड हुए हैं, जैसे कि रिसेंटली आप देखोगे कि बैंगलोर में एक फेसबुक पोस्ट आया जहां पे प्रॉफिट मोहम्मद साहब को एक गलत लाइट में दिखाया गया, जिसकी वजह से बैंगलोर में दंगे भड़क गए और बहुत सी प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया। केवल यही नहीं, दुनिया भर में ऐसे बहुत से दंगों को भड़काने में फेसबुक की फेक न्यूज़ का हाथ रहा है। उसके बाद आप देखो, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की अगर आप बात करो तो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को अफेक्ट करने में कहा जाता है कि फेसबुक पे जो डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स चलाए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। और रिसेंटली अंकी दास जी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी। ये जो फेसबुक की फेक न्यूज़ वाला फिनोमिना है वो इंडिया में भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। तो यहाँ पे एक फेसबुक ओवरसाइट बोर्ड के बारे में बात हो रही, जिसको खुद फेसबुक ने बनाया है। ये फेसबुक फेयर ओवरसाइट बोर्ड क्या करता है, उसके अगेंस्ट में एक रियल फेसबुक ओवरसाइट बोर्ड बना है, जो कि फेसबुक के स्टाफ ने नहीं बनाया, बाहर से बना है। जो क्रिटिकल डिमांड है इस रियल फेसबुक ओवरसाइट बोर्ड की क्या है, फेसबुक की एल्गोरिदम क्यों फेक न्यूज़ को सपोर्ट करती है, कौन कौन सी कंट्रोवर्सीज ने एफबी को यानी कि फेसबुक को पास्ट में अफेक्ट किया और फाइनली कंक्लूजन क्या है इस फेक न्यूज़ को रोकने का, इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको फेसबुक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन बताऊंगा और ओवरऑल फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन से रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके एग्जाम में आता है तो यहाँ पे बताएगा, आप स्टैटिस्टिक्स को कोट कर सकते हो। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर लीजिए। मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए या मुझे सपोर्ट करने के लिए आप चैनल पे ज्वाइन का बटन दबा के मेंबर बन सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो से आपका सपोर्ट होता है तो आप चैनल के मेंबर बन सकते हैं। साथ साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहां पे आपकी जो भी जेन्युइन क्वेरीज उसके जवाब देता हूं और जो भी मैं करंट अफेयर्स की वीडियोस बनाता हूं उसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, वेन एवरी डिसीजन ऑन विच पोस्ट टू रिमूव कम्स डाउन टू द जजमेंट ऑफ वन पर्सन, दैट पर्सन विल बी सब्जेक्ट टू नॉर्मल प्रेशर। क्या बोला जा रहा है कि भैया देखिए, कोई एक न्यूज़ फेक न्यूज़ है कि नहीं है, अगर इस चीज़ का डिसीजन किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को दिया जाएगा तो आप देखोगे कि वो पर्टिकुलर पर्सन बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर में आ जाएगा, क्योंकि ऐसी बहुत सी वॉइसेस होंगी आज के मल्टी ग्लोबल वर्ल्ड में जहां पे आप देखोगे कि एक जो पक्ष है वो अपनी बात अलग तरीके से कह रहा होगा, दूसरा पक्ष अपनी बात अलग तरीके से कह रहा होगा। तो फेसबुक पे दोस्तों मान लीजिए आपको कोई एक गलत पोस्ट दिखा तो आप उस पोस्ट को खुद रिपोर्ट कर सकते हो। अगर आप फेसबुक सर्फ कर रहे हो और वहां पे आपको कोई कम्युनल पोस्ट दिख जाता है तो उस कम्युनल पोस्ट को देख के अगर आपको लगता है कि ये एक फेक न्यूज है तो आप ऑन द स्पॉट उस पोस्ट पे ऑप्शंस में जाके उसको स्पैम कर सकते हो या उसको रिपोर्ट कर सकते हो और बता सकते हो कि ये कैसे फेक न्यूज है। ये आप खुद फेसबुक के ऑफिशियल्स को बता सकते हो। फेसबुक के ऑफिशियल्स आपके रिक्वेस्ट को वेट करेंगे, अगर उनको लगेगा कि हाँ भाई ये चीज गड़बड़ है तो वो उसको रिमूव कर देंगे प्लेटफॉर्म से, और अगर उनको लगता है कि नहीं भाई ये चीज गड़बड़ नहीं है तो वो उसको प्लेटफॉर्म से रिमूव नहीं करेंगे। तो इनिशियली जो भी इंफॉर्मेशन फेसबुक पे पोस्ट हो रही है वो लोगों के सामने जा रही है, और अगर लोगों को लगता है कि ये फेक न्यूज़ है, गलत न्यूज़ है, तो लोग उसको फेसबुक को रिपोर्ट कर सकते हो। जो रिपोर्टिंग ऑफिसर्स बैठे होंगे फेसबुक को, वो उसको वेट करके देखेंगे हटाना है नहीं हटाना है। अभी इसमें होगा क्या कि बहुत सारे ऐसे पोस्ट होंगे जो फेसबुक हटा देगा, फेक न्यूज़ के आधार पर हटा दे, कम्युनल होने के आधार पर हटा दे, किसी भी आधार पर हो वो हटा देगा। अब मान लीजिए कि किसी एक पोस्ट को, किसी एक वीडियो को, किसी एक मैसेज को फेसबुक हटा देता है ये बोल के कि हाँ भाई ये हमारी पॉलिसीज के अगेंस्ट है, और वो इंडिविजुअल जिसने उस पोस्ट को डाला था वो ये बोलता है कि नहीं भाई इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं, मैंने फेसबुक की पॉलिसी को वायलेट नहीं किया है। तो इस केस में फेसबुक ने बनाया एक ओवरसाइट बोर्ड। क्या है ये ओवरसाइट बोर्ड? एन इंडिपेंडेंट ग्रुप दैट विल सर्व एज अ काइंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर कंटेंट मॉडरेशन। कंटेंट मॉडरेशन के लेके सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो डिसाइडिंग अथॉरिटी होगी, जो सुप्रीम कोर्ट होगा, वो कौन होगा? वो ये ओवरसाइट बोर्ड होगा। जब ये ओवरसाइट बन के रन करना शुरू कर देगा, देन इट विल हियर अपील्स फ्रॉम यूजर्स हु बिलीव देयर पोस्ट हैव बीन रिमूव्ड इन एरर एंड विल आइदर अपहोल्ड फेसबुक्स ओरिजिनल कॉल और रिवर्स इट। यानी ओरिजिनली फेसबुक को ये लगा कि भाई ये पोस्ट सही नहीं तो उसने हटा दिया। बाद में अगर कोई यूजर बोलता है कि आपने मेरा पोस्ट
गलत तरीके से हटाया है तो आप उसको फिर से रिवाइव करिए, क्योंकि मेरे पोस्ट में कुछ भी गलती नहीं थी। तो ये जो ओवरसाइट बोर्ड है ये इन अपील्स को लेगा। कौन सी अपील्स को? कि जो पोस्ट ऑलरेडी फेसबुक हटा चुकी है उसको नहीं हटाना चाहिए था, उसको रिवर्स करना है, या जो हटाया है वो सही था। तो कुल मिला के यहाँ पे ये बोर्ड करने की कोशिश क्या कर रहा है कि फेसबुक ने खुद जो किया वो अगर कभी कभी गलत हो तो इसको रिवर्स किया जा सके, तो इससे इसको एक लेजिटिमेसी दी जाएगी। अब यहां पे आप बोलोगे कि फेसबुक से अगर किसी पोस्ट को हटाना है तो क्या कर सकते हो? तो मैंने आपको सिंपली बताया, अगर आप फेसबुक पे कोई भी ऐसा पोस्ट देखते हो जिससे आपको लगता है कि ये सही नहीं है तो आप उसको खुद रिपोर्ट कर सकते हो। ओके, तो ये काम है इस फेसबुक के ओवरसाइट बोर्ड का। नवंबर 2018 में जब फेसबुक पे क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया, तब फेसबुक ने प्रपोज किया था कि ऐसा एक कंटेंट ओवरसाइट बोर्ड बनाएंगे जो कंटेंट मॉडरेशन डिसीजंस लेगा, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाएगा। ओके, और ये भी बोला गया अमंग द गोल्स फॉर दिस बोर्ड will include improving the fairness of appeals process, give oversight and accountability from an outside source। और यहां पे क्या बोला गया कि दिस ओवरसाइट बोर्ड इज एन एंटिटी स्पेसिफिकली अबाउट हैंडलिंग अपीयर्स फॉर ब्लॉग्ड और रिमूव्ड कंटेंट। ये मैं आपको बता चुका हूं। फेसबुक ने बोला 27 कंट्रीज से इस बोर्ड के मेंबर होंगे, ये 29 भाषाएं बोलते हैं। इसमें जो क्वार्टर ऑफ द ग्रुप है, एक चौथाई ग्रुप है वो यूएस से है, और जो 4 इसकी को चेयर्स हैं, यानी आप मान लीजिए हेड टाइप के, उसमें से 2 यूएसए से हैं जहां पे कंपनी के हेडक्वार्टर्स हैं। इंडिया से इस फेसबुक ओवरसाइट बोर्ड में रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहा है? सुधीर कृष्णस्वामी जी, जो कि वाइस चांसलर है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी इन बैंगलोर, और इंडिया से ये अकेले मेंबर है। अगर दुनिया भर से देखा जाए इस फेसबुक ओवरसाइट बोर्ड में कहां से रिप्रेजेंटेटिव है, तो आपको इस पीपीटी में वो रिप्रेजेंटेटिव्स नजर आ रहे हैं। जहां जहां पे भी फेसबुक बहुत मेजरली इस्तेमाल किया जाता है वहां वहां के रिप्रेजेंटेटिव हैं। यहाँ पे आपको पाकिस्तान, इंडिया, ब्राजील, इजराइल, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया जैसे रिप्रेजेंटेटिव्स नजर आएंगे। यूएस के तो सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यहाँ पे। अब बात क्या हुई कि जब इस बोर्ड को लॉन्च किया फेसबुक ने, तो फेसबुक ने फाइनली फेसबुक ने इस बोर्ड के मेंबर्स को नॉमिनेट किया मई 2020 में, और 2018 नवंबर में ही इसकी अनाउंसमेंट हो गई थी। फेसबुक ने बोला है कि हमने $130 मिलियन खत्म किए इस बोर्ड को सेटअप करने में। आप बोलोगे इतना पैसा कैसे लग गया? बिल्कुल लग जाएगा दोस्तों। दुनिया भर से आपने टैलेंटेड लोगों को बुलाया इस बोर्ड में बैठाने के लिए, तो उनको पैसा तो देना पड़ेगा ना। जो वेटिंग प्रोसेस है उसको करने के लिए पैसा तो देना पड़ेगा ना। फिर क्या बोला गया कि जब इस तरीके का बोर्ड बन जाएगा तो होगा क्या कि देखिए, फेसबुक के अंदर जो डिसीजन मेकिंग है, जो डिसीजन मेकिंग का प्रेशर होता है फेसबुक के अंदर, उस प्रेशर को थोड़ा कम किया जा सकता है। आप देखिए दोस्तों, ये जो लोग हैं जिनको उस बोर्ड में नॉमिनेट किया गया, ये एक्चुअली में आउटसाइडर्स हैं, दे आर नॉट एम्प्लॉयज ऑफ फेसबुक। तो फेसबुक ये बोल रहा है कि देखिए, हमारे यहाँ पे अगर कोई चीज गलत हो रही है उसको रिव्यू करने के लिए हम आउटसाइड पर्सन को अपॉइंट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम फेसबुक के अंदर ही लोगों को बना दे रहे हैं। बट कहीं ना कहीं बात दोस्तों ये है कि फेसबुक इन लोगों को पेमेंट करेगा तो कहीं ना कहीं इन लोगों की जो लॉयल्टी होगी वो फेसबुक की तरफ होगी। प्लस ये जो ओवरसाइट बोर्ड है ये कॉर्पोरेट की तरह काम होगा, तो इसकी जो भी मीटिंग्स होंगी वो फेसबुक के हेडक्वार्टर्स के अंदर होंगी, क्लोज्ड मीटिंग्स होंगी, पब्लिक के सामने नहीं होगी। उसके बाद इस बोर्ड को एक डिसीजन को लेने के लिए 3 महीने तक का समय दिया गया। तो अगर किसी कंटेंट को रिमूव कर दिया गया है और उसको रिवाइव करना है, जजमेंट देना है, तो 3 महीने तक का समय होगा इस बोर्ड के पास डिसीजन लेने के लिए। 3 महीने से पहले भी डिसीजन दे सकता है, 3 महीने तक का समय इसके अंदर इनको डिसीजन देना ही है। ये बात यहां पे बोली गई। अब बात यह है कि अगर अभी इसको मई 2020 में स्टैब्लिश किया गया, मतलब मेंबर्स को नेम किया गया, और अभी तक इसने प्रॉपर्ली फंक्शन करना शुरू भी नहीं किया, और 3 नवंबर को प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस आ ही गए, तो ऑलमोस्ट इस बार के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं उसमें कोई एक मेजर रोल प्ले नहीं कर पाएगा फेसबुक ओवरसाइट बोर्ड। कहीं ना कहीं ये जो फेसबुक का जो कैंपेन है, जो एल्गोरिदम है, ये इतनी इफेक्टिव है कि भैया वो यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को अफेक्ट कर सकती हैं। अब आप देखो, ये तो मैंने आपको बताया फेसबुक के ओवरसाइट बोर्ड के बारे में। फेसबुक के ओवरसाइट बोर्ड के अगेंस्ट एक रियल फेसबुक ओवरसाइट बोर्ड बनाया गया जिसको फेसबुक ने स्पॉन्सर नहीं किया। इसको किसने बनाया? तो कुछ ग्रुप ऑफ एकेडमिशियंस, रिसर्चर्स और सिविल राइट्स लीडर्स सामने आए और उन्होंने बनाया द रियल फेसबुक ओवरसाइट बोर्ड। और इसमें क्या डिस्कस किया गया कि फेसबुक का रोल क्या होगा अपकमिंग यूएस इलेक्शन में। यहां पे फेसबुक के फॉर्मर हेड ऑफ इलेक्शन सिक्योरिटी भी हैं, और स्टॉप फॉर हेट फॉर प्रॉफिट कैंपेन के भी ये लीडर है। फेसबुक के जो फॉर्मर हेड ऑफ सिक्योरिटी, इलेक्शन सिक्योरिटी। स्टॉप हेट फॉर प्रॉफिट क्या है? स्टॉप हेट फॉर प्रॉफिट
एक ऐसा कैंपेन है दोस्तों जहां पे सेलिब्रिटीज और बिजनेसेस ने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को बंद कर दिया। इनका ये बोलना है कि फेसबुक की जो एल्गोरिदम है वो हेट स्पीच को, मिस इन्फॉर्मेशन को फैलाती है, जिससे फेसबुक पैसा कमा सके, इसकी न्यूज ज्यादा वायरल हो सके। इसलिए आप प्रॉफिट के लिए घृणा को फैलाना बंद करिए। तो इसके लीडर्स भी हैं आपके रियल फेसबुक ओवरसाइट बोर्ड पे। तो अब आप देखोगे यहां पे कि एक बोर्ड बनाया फेसबुक ने और उसके अगेंस्ट एक रियल फेसबुक ओवरसाइट बोर्ड बना दिया गया। ये फेसबुक ने नहीं बनाया, ये कुछ ग्रुप ऑफ एकेडमिशियंस, रिसर्चर्स और सिविल राइट्स लीडर ने बनाया। तो सबसे पहली चीज, ये ग्रुप फेसबुक स्पॉन्सर नहीं कर रहा है, तो जो लोग भी इसको बना रहे हैं उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो फिर ये बन कैसे रहा है? देखिए, एक्सटर्नल बोर्ड को कंपनसेट करने के लिए, इस बोर्ड को बनाने के लिए जो भी पैसा है वो पैसा दिया एक स्टार्टअप ग्रांट के थ्रू आया है ल्यूमिनेट की तरफ से। ये ल्यूमिनेट है ग्लोबल फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन, जिसने पैसा दिया है इस रियल फेसबुक ओवरसाइट बोर्ड को बनाने के लिए। अब ये जो आपका रियल फेसबुक ओवरसाइट बोर्ड है, ये डिमांड क्या क्या कर रहा है? देखिए, इसकी मेन 3 डिमांड्स हैं फेसबुक से। 3 डिमांड्स क्या है फेसबुक को ज्यादा अकाउंटेबल करने के लिए? सबसे पहली बात तो फेसबुक को ये बोलते हैं कि आप एक ऐसी पॉलिसी लेके आइए जिसमें पॉलिसी विच इज अगेंस्ट इंसाइटिंग वायलेंस। यानी फेसबुक से बोला जा रहा है आप एक ऐसी पॉलिसी लेके आइए कि जो कोई चीज भी वायलेंस को इंसाइट कर रही हो उसके अगेंस्ट आप एक्शन लोगे। फिर आप एड्स को बैन कर दीजिए जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रिजल्ट्स को ऑफिशियल अनाउंसमेंट से पहले बताते हैं। देखिए, होता क्या है कि यूएस में और दुनिया भर में जहां पे भी इलेक्शंस होते हैं वहां पे बहुत सारा, आप कह सकते हो कि एक प्रिडिक्शन चल रहा होता है कि हाँ भाई क्या होने वाला, क्या होने वाला। लोग सोच रहे होंगे क्या होगा क्या होगा। अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट से पहले अगर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रिजल्ट्स के एड चलने लगेंगे तो ये गलत है। तो बैन एड्स दैट मेंशन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रिजल्ट्स बिफोर ऑफिशियल अनाउंसमेंट, दूसरी चीज ये बंद करिए। तीसरा, लेबल पोस्ट्स अबाउट इलेक्शन रिजल्ट्स एज अनट्रू एंड प्रीमेच्योर बिफोर द रिजल्ट। तो 3 डिमांड की इस रियल फेसबुक रेगुलेटरी बोर्ड ने, ये आप देख सकते, रियल फेसबुक ओवरसाइट बोर्ड ने 3 डिमांड कर रखी फेसबुक से। सबसे पहले अ पॉलिसी अगेंस्ट वायलेंस, दूसरा बैन एड्स दैट मेंशन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रिजल्ट्स बिफोर ऑफिशियल अनाउंसमेंट, तीसरा लेबल पोस्ट अबाउट द इलेक्शन रिजल्ट्स एज अनट्रू एंड प्रीमेच्योर बिफोर द रिजल्ट। अभी बात यहां पे कि 3 चीज बोली जा रही। कुल मिला के जो ये रियल फेसबुक ओवरसाइट बोर्ड है, ये जो स्पेसिफिकली अपने एफर्ट्स को यहां पे इंक्लूड कर रहा है, वो इसलिए इंक्लूड कर रहा है कि जो इलेक्शन प्रोसेस होता है ना यूएस में, इसमें सोशल मीडिया का जो रोल है वो कम हो जाए। खासकर ये जो फेसबुक का डिसइंफॉर्मेशन वाला रोल है ये कम हो जाए। यहां पे ये भी बोल रहा है ये बोर्ड कि अगर फेसबुक की तरफ से कोई गलती होती है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल इसके ओनर जुकरबर्ग साहब होंगे। उसके बाद ये जो रियल फेसबुक ओवरसाइट बोर्ड है, ये जो भी इश्यूज पे डिस्कशन करेगा, जो भी डिमांड्स रखेगा, उस डिमांड्स को फेसबुक को मानना पड़ेगा। ये जो रियल फेसबुक ओवरसाइट बोर्ड है, ये लाइव स्ट्रीमिंग डिबेट्स करेंगे, एक्सपर्ट्स के इंटरव्यूज लेंगे, विक्टिम टेस्टिमोनियल्स करेंगे। यहां पे इस बात को पॉइंट आउट किया जाएगा कि कैसे फेसबुक गलती कर रहा है। तो अब ये सब चीजें देखिए फेसबुक की इमेज के लिए बहुत गंदी हो जाएंगी और ऑब्वियस सी बात है फेसबुक इन सब चीजों को नहीं मान सकता। एक बार को फेसबुक अपना प्रॉफिट कम करके कुछ रिफॉर्म्स करे वो हो सकता है, लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग कराने लगोगे, एक्सपर्ट इंटरव्यू लेने लगोगे, विक्टिम टेस्टिमोनियल्स के लिए आप एक ऑर्गेनाइज तरीके से दिखाने लगोगे फेसबुक पे ही कि कैसे फेसबुक हेट कैंपेन को चला रहा है, तो ये फेसबुक को पसंद नहीं आएगा। उसके बाद ये जो रियल ओवरसाइट बोर्ड बनाया है, ये भी बोलता है कि भैया ये जो फेसबुक वाला बोर्ड है ये कह रहा है कि 90 दिन के अंदर हम डिसीजन लेंगे। अभी 90 दिन बहुत बड़ा टाइम है। 90 दिन के अंदर डिसीजन लोगे तब तो सारी चीजें गड़बड़ा चुकी होंगी। उसके बाद आप थोड़ी ना इलेक्शन के रिजल्ट को बदल लोगे अगर आपको एक डिसीजन को लेने में 90 दिन लग रहे हैं। तो इस रियल फेसबुक ओवरसाइट बोर्ड ने जो फेसबुक ओवरसाइट बोर्ड बनाया उसके अंदर बहुत सी गलतियां निकाली। इसके अगेंस्ट मार्क जुकरबर्ग साहब ने क्या बोला? फेसबुक और मार्क जुकरबर्ग साहब का यह बोलना है कि देखिए ये जो रियल फेसबुक ओवरसाइट जैसे बोर्ड हैं, ये फेसबुक खुद जो ओवरसाइट बोर्ड बना के एफर्ट लगाने की कोशिश कर रहा है, उस एफर्ट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मार्क जुकरबर्ग साहब का यह बोलना है कि देखिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने प्लेटफॉर्म को सेफ रखें। ऑब्वियस सी बात है हमारे जो जजमेंट्स हैं वो कभी कभी कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं। फेसबुक में जिस लेवल पे डाटा यूज होता है उसकी ह्यूमन मॉनिटरिंग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कहीं ना कहीं जरूरत यह है कि एल्गोरिदम को
फेक न्यूज बनाने के लिए भी डिजाइन किया जाए, न कि हमेशा उसको प्रॉफिट मोटिव से आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए। और यह भी बोला जा रहा है कि एक ऐसा ओवरसाइट मैकेनिज्म आना चाहिए जो एक्सटर्नल भी हो, इंटरनल भी हो। और ये ओवरसाइट मैकेनिज्म किस तरीके से काम करेगा? जब तक गलतियों की पेनल्टी नहीं होगी तब तक कोई भी ओवरसाइट मैकेनिज्म सक्सेसफुल होने वाला नहीं है। अगर आप फेसबुक की मेजर कंट्रोवर्सीज को इंडिया में देखोगे तो रिसेंटली अंकी दास नाम जी का आपने सुना होगा। अंकी दास जी पब्लिक पॉलिसी की डायरेक्टर है फेसबुक इंडिया साउथ एंड सेंट्रल एशिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल में आर्टिकल छपा और यह बोला गया कि जो फेसबुक है और इनकी जो पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर है अंकी दास जी, ये अपने जूनियर्स को और अपने सबऑर्डिनेट स्टाफ को ये इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं कि जो रूलिंग पार्टी के लेजिस्लेटर्स हैं वो जो भी फेसबुक पे कम्युनल या हेट स्पीच वाले पोस्ट को डाल रहे हैं उनको मत हटाओ, क्योंकि अगर हमको इंडिया में बिजनेस करना है तो हम रूलिंग पार्टी से पंगा नहीं ले सकते। अभी जब इस तरीके की रिपोर्ट छपी वॉल स्ट्रीट जर्नल में तो अंकी दास जी को बुलाया गया, फेसबुक को बहुत हद तक क्रिटिसाइज किया गया। जो अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो फेसबुक के हायर एग्जीक्यूटिव्स को नोटिस सर्व करने लगे कि आप आके हमारे पास बताइए क्या चल रहा है। अभी इन सब चीजों के चलते जो आईटी मिनिस्टर हैं प्रसाद साहब, इन्होंने जुकरबर्ग को एक चिट्ठी लिखी और इस जुकरबर्ग की चिट्ठी में प्रसाद साहब ने क्या बोला? प्रसाद साहब कैबिनेट मिनिस्टर हैं। इन्होंने बोला कि देखिए ये जो कुछ भी एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं ना रूलिंग पार्टी के ऊपर, ये फेसबुक की अंदरूनी लड़ाई के चक्कर में लगाए जा रहे हैं। अब यहां पे क्या बोल जा रहा है? फेसबुक जो राइट विंग से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है उनको सपोर्ट नहीं करता है, उनके पोस्ट को बैन कर देता है, प्रधानमंत्री मोदी जी को खुलेआम गालियां देते हैं फेसबुक के स्टाफ। तो ये जो फेसबुक है और ये जो फेसबुक के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये भाई रूलिंग पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट आप तो हमारे प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हो, आप तो राइट विंग आइडियोलॉजी वाले जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया में उसके पोस्टों को आप प्रमोट नहीं करते हो। तो यहां पे एक दो व्यू पॉइंट निकल आए, एक तरफ से इल्जाम लगाए फेसबुक को कि आप रूलिंग पार्टी के मेंबर सपोर्ट कर रहे हो, दूसरी तरफ रूलिंग पार्टी फेसबुक पे इल्जाम लगा रही कि आप हमारे अगेंस्ट बोलते हो। अगर आप यूएस की बात करो तो 2016 में दोस्तों ऐसा बोला गया था कि भैया जो फेसबुक की जो एल्गोरिदम थी ना, उस एल्गोरिदम में बहुत सारी फेक न्यूज फैली और वो कुछ इस तरीके की एल्गोरिदम थी जिसके चलते इस फेक न्यूज ने बहुत हद तक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के आउटकम को अफेक्ट किया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स छपे जहां पे बोला गया कि हिलरी क्लिंटन जी को मर्डर कर दिया जाएगा, पोप साहब ट्रंप को फेवर कर रहे थे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। बैरक ओबामा ने उस समय पे ओपनली कहा था कि जिस तरीके से ये ग्लोबल कैंपेन चल रहा है, इंटरनेट कैंपेन चल रहा है, ये डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है। उस समय पे फेसबुक का बहुत ज्यादा क्रिटिसाइजमेंट हुआ था, जुकरबर्ग साहब को भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था, हालांकि उस समय पे चीजें खत्म हो गई। आगे बात की जाए, एक कैम्ब्रिज एनालिटिका करके एक कंपनी है। कैम्ब्रिज एनालिटिका करके जो कंपनी है, इसको यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2016 में कैंपेनिंग करने के लिए हायर किया। अभी बोला यह जाता है कि जो कैम्ब्रिज एनालिटिका कंपनी है, इसने यूएसए में जो फेसबुक यूजर्स है ना, उनके डाटा का एक्सेस था इनके पास। इस कंपनी के पास फेसबुक के यूजर्स के डाटा का एक्सेस था। उस डाटा का इस्तेमाल करके इस कंपनी ने उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जो कि ट्रंप को लाइकली सपोर्ट कर सकते हैं, उनको न्यूज के थ्रू टारगेट किया और इलेक्शन रिजल्ट्स को बदला। यहां पे एक रशियन रिसर्चर की भी बात हो रही। फेसबुक ने इस रशियन रिसर्चर को यह परमिशन दी कि ये फेसबुक पे एक थर्ड पार्टी ऐप बनाए। इस थर्ड पार्टी ऐप में एक सर्वे कराया गया जहां 2 लाख यूजर्स ने इस थर्ड पार्टी ऐप को इस्तेमाल किया। अब वैसे तो 2 लाख यूजर्स ने थर्ड पार्टी ऐप को इस्तेमाल किया, लेकिन इस थर्ड पार्टी ऐप को इन 2 लाख यूजर्स के जितने भी फ्रेंड्स थे उनका डाटा भी मिल गया। तो ओवरऑल 50 मिलियन यूजर्स का डाटा कहते हैं चला गया। और इस 50 मिलियन यूजर्स के डाटा को कैम्ब्रिज एनालिटिका ने इस रशियन रिसर्चर से खरीद लिया और इस 50 मिलियन यूजर्स के डाटा को जो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए थे 2016 के, उसमें इस्तेमाल किया गया। और कुछ ऐसी रिपोर्ट भी निकल के आ रही हैं जो कह रही हैं कि 50 मिलियन नहीं, अरे भैया 80 मिलियन यूजर्स का डाटा था। और कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम की ये जो कंपनी है, इसने ओपनली बोल दिया था कि 2.2 बिलियन यूजर्स जो हैं आपके सोशल मीडिया के, फेसबुक के, इसमें से 30 मिलियन फेसबुक यूजर्स का डाटा कैम्ब्रिज एनालिटिका के पास है। तो ये चीज दोस्तों यहां पे निकल के आ रही है।
फिर फेसबुक के चलते बहुत से जेनोसाइड भी हुए। 2018 में एक न्यूज़ निकल के आई कि सोशल नेटवर्क फेसबुक के थ्रू कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं जिसमें जो मुस्लिम रोहिंग्या कम्युनिटी है म्यांमार की, उसके ऊपर उसके अगेंस्ट जेनोसाइड की प्लानिंग चलाई जा रही है। जो कंट्री के मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं वो फेसबुक का इस्तेमाल करके जो म्यांमार की माइनॉरिटी कम्युनिटी है, मुस्लिम रोहिंग्या कम्युनिटी, उसको टारगेट कर रहे हैं। ओके, और फेसबुक के हेड ऑफ सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया भी दैट इट फाउंड क्लियर एंड डिलिबरेट अटेम्प्ट्स टू कोवर्टली स्प्रेड प्रोपेगेंडा दैट वर डायरेक्टली लिंक्ड टू द म्यांमार मिलिट्री। कहीं ना कहीं फेसबुक का इस्तेमाल गलत तरीके से हुआ है। और देखिए, इस तरीके की जो न्यूज़ होती है ना दोस्तों, ये बहुत वायरल होती है। फेसबुक, यूट्यूब या कोई भी सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं चाहेगा, कभी नहीं चाहेगा कि इस तरीके की न्यूज़ को ना फैलाया जाए, क्योंकि ये मिनटों में लाखों करोड़ों लोगों के पास पहुंच जाती है। नॉलेजफुल ऑथेंटिक कंटेंट उतना ज़्यादा अपीलिंग नहीं होता है, और जब वो अपीलिंग नहीं होता लोग ज़्यादा देखते नहीं है। लोग धोखाधड़ी की चीज़ों को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, और जो लोग जिस चीज को जितना ज्यादा देखेंगे उतना ज्यादा ट्रैफिक, उतना ज्यादा एड रेवेन्यू, उतना ज्यादा इंटरेस्ट बेस्ड एड, उतना ज्यादा डाटा कलेक्शन। और फेसबुक, यूट्यूब और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो यही कर रहे हैं। 2019 में आप देखोगे कि फेडरल ट्रेड कमीशन ने फेसबुक के ऊपर $5 बिलियन का वायलेशन चार्जेस लगाए थे यूएस और पॉलिसी को वायलेट करने के लिए। टेक कंपनी के लिए आज तक का ये सबसे बड़ा फाइन है। तो यहां पे दोस्तों बैलेंस कैसे बनाया जा सकता है? बैलेंस इस तरीके से बनाया जा सकता है कि देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन किसी भी डेमोक्रेसी में, चाहे वो यूएस हो इंडिया में, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को बचाना बहुत जरूरी है। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रोके, ये सही नहीं है। बट एट द सेम टाइम ऑनलाइन कंटेंट जो कि फेसबुक और ट्विटर जैसे प्रोग्राम प्लेटफॉर्म्स पे है, उसके रेगुलेशन को करना भी बहुत जरूरी है। उसके अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स है। मेरिट्स भी आपको सबको पता है और डीमेरिट्स मैंने आज आपको बताए हैं। तो कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजी है ये हमारा एक अचीवमेंट है, और इससे हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिले ताकि हम एक ऐसी दुनिया बना पाए जो इम्पार्शियल हो, फ्रेटर्निटी हो, दोस्ती हो और लड़ाई कम हो। तो यहाँ पे ये इसका सार था दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट